नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और जो लोग अच्छे नहीं हैं वह सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उसके बाद अपने पढ़ाई का ख्याल रखें। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। तो यहाँ पर इन्होंने अनाउंस किया है 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। एक तो अभी जुलाई का शिफ्ट चल रहा है और दूसरा शिफ्ट अगस्त में होने वाला है। तो अगस्त में ही जाकर आपका एग्ज़ाम होगा, यानी हिस्ट्री का। मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो हिस्ट्री का एग्ज़ाम अगस्त में होगा, अगस्त में 8 से 12 के बीच में ही। तो मोस्ट प्रोबेबली आप मान लो कि 8 अगस्त को ही होंगे। ठीक है, तो 8 से 12 अगस्त के बीच एग्ज़ाम होगा, यानी आपके पास अभी भी 20 से 25 दिन का समय है। आप एक बेहतर तैयारी कर सकते हो रिवीजन करने के साथ साथ। तो एक बार फिर से हम लोग मध्यकालीन भारत की सीरीज को आज स्टार्ट करेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग यह जान लेंगे कि अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके थे। तो हम लोग मेडिएवल इंडिया में, यदि मध्यकालीन भारत की बात करें, तो हम लोग एक तरफ दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे और दूसरे तरफ मुगल इंडिया के बारे में भी पढ़ रहे थे। लेकिन दिल्ली सल्तनत को हम लोग 2 हिस्सों में बांटे थे। एक पॉलिटिकल हिस्ट्री था दिल्ली सल्तनत का, जिसमें हम लोग बात किए थे स्लेव डायनेस्टी के बारे में, यानी गुलाम वंश के बारे में, खिलजी वंश के बारे में। और उसके बाद हम लोग बात किए थे तुगलक डायनेस्टी के बारे में। तुगलक डायनेस्टी में एक लेक्चर छूटा हुआ था जो कि फिरोज शाह तुगलक के ऊपर होने वाला है। एंड देन हम लोग बात करेंगे सैयद डायनेस्टी के बारे में। देन हम लोग बात करेंगे लोधी डायनेस्टी के बारे में। उसके अलावा दिल्ली सल्तनत का जो दूसरा सीरीज हम लोग चला रहे थे वह सीरीज था एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा। आप वहां से जाकर के उन तमाम सारे वीडियो को देख सकते हैं। उसके अलावा हम लोग मुगल इंडिया में बात किए थे सोर्सेज के बारे में। सोर्सेज में हम लोग यहाँ पर 2 लेक्चर किए थे। इन 2 लेक्चर्स में हम लोग बात किए थे, एक तो लिटरेरी सोर्सेज के बारे में हम लोग बात किए थे और दूसरा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में। लिटरेरी सोर्सेज मीन्स व्हाट, कि मुगल इंडिया को पढ़ने में कौन कौन से साहित्यिक स्रोत हैं जो आपको मदद पहुंचा सकते हैं या फिर जिस एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाता है। उसी तरीके से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में पढ़े थे। इसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल इस सप्ताह हम लोग दिल्ली सल्तनत का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें कुछ जो डायनेस्टीज बच गए हैं उसको हम लोग समाप्त करेंगे। इसके लिए ज़्यादा हमारे पास मैसेजेस आ रहे थे। वैसे हम लोग बारी बारी से सभी को पढ़ेंगे, लेकिन व्यस्तता की वजह से और पीएचडी में थोड़ा सा काम बढ़ गया यूनिवर्सिटी में, इस वजह से थोड़ा समय कम मिल पा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप किताब पढ़ते रहिएगा, ताकि आप ऐसा नहीं कि आप हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ 100%, देन फिर बहुत दिक्कत होगा। फिर आप रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन मत रखो, आप अपने आप से पढ़ाई कीजिए। 70% आपको खुद ही मेहनत करना होगा, 30% मैं आपकी मदद करूँगा। तो आज हम लोग बात करेंगे कहाँ पर, हम लोग बात करेंगे तुगलक डायनेस्टी के बारे में। तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग किस स्टाइल में पढ़ते हैं। हम लोग तो सबसे पहले आप कॉपी और कलम को निकाल लें और आप हमारे साथ चीज़ों को लिखते चलेंगे। और यदि आप कहीं पर बैठकर वीडियो देख रहे हो देन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप 2-3 बार देखेंगे तो ऐसे भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग का तुगलक डायनेस्टी पे होने वाला है, जो दिल्ली सल्तनत के राजनीतिक इतिहास का ही एक हिस्सा है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप देखोगे यूट्यूब के नीचे में, जब आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे नीचे में कई तरह के बटन होंगे। एक लाइक का भी होगा, एक डिसलाइक का भी होगा, एक थैंक्स का बटन होगा। थैंक्स के बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको अमाउंट दिखाएगा, यानी कि यदि आपको हमारा काम पसंद आता है देन आप यहाँ से मुझे रिवेन्यू के तौर पे या फिर इकोनॉमिकल हेल्प कर सकते हैं। आपका पैसा यूट्यूब के पास जाएगा, देन यूट्यूब से हमारे पास वो पैसा घूम कर आएगा। और ये मैंडेटरी नहीं है, आपके इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। और दूसरी बात, यदि वीडियो देखने के दौरान यदि किसी तरीके का कोई एडवर्टीजमेंट आता है तो तब आप उसे स्किप नहीं कीजिएगा। उससे थोड़ा बहुत रिवेन्यू जनरेट होता है, जिससे मैं चैनल को अपना आगे बढ़ाता हूँ। बाकी तो आपके पास फंडामेंटल राइट है ही, आप स्किप कर दोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं। फिर भी तो पढ़ेंगे हम लोग। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं तुगलक डायनेस्टी के बारे में। तो तुगलक डायनेस्टी में हम लोग बात कर चुके थे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, जैसा कि आपको पता होगा कि यह फाउंडर रहे हैं। उसके बाद हम लोग बात किए थे एमबीटी के बारे में। एमबीटी जो है गयासुद्दीन तुगलक की हत्या करके गद्दी पे बैठता है।
उसके बाद हम लोग बात करेंगे एमबीटी के बाद एफएसटी के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तुगलक डायनेस्टी में एमबीटी को और एफएसटी को आप जरूर याद रखिएगा। एफएसटी का मतलब फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एफएसटी रट जाओ। फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में सबसे पहले हमें क्या जानने की ज़रूरत है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि इतिहास में दो चीज़ों का महत्व बहुत ज़्यादा है। एक तो क्रोनोलॉजी का, क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है, क्रोनोलॉजी जो है वो इसका रूट वर्ड क्रोन है। क्रोन का मतलब टाइम होता है, क्या होता है, टाइम। तो स्टडी ऑफ टाइम को ही क्रोनोलॉजी कहते हैं। तो हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा फैक्ट का। तो यहाँ पे क्रोनोलॉजी कहने का क्या मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल का जो डेट है वह कब से कब तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे रहा है। तो यदि फिरोज शाह तुगलक के शासन की बात करें तो 1351 यानी 1351 से लेकर 1388 एडी तक माना जाता है कि यह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था। इससे पहले आपको बता दूं कि एमबीटी में हम लोग बात किए थे कि एमबीटी जब शासन कर रहा है उसी दौरान साउथ इंडिया में दो अलग अलग स्टेट का निर्माण हो जा रहा है, जिसमें एक विजयनगर है और एक बहमनी अंपायर है। तो हम लोग विजयनगर और बहमनी अंपायर पर अलग से लेक्चर करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी मिनिमम 2 या 3 सवाल तो रहते हैं। तो इसको भी यदि आप समय से पहले कवर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, आप डेट लिख लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आप हमारे साथ लिखते चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट हैं और जिसमें से बहुत सारे फैक्ट तो हमें भी याद नहीं रहता, इसीलिए मुझे देखकर बोलना पड़ता है। लिखिएगा, फिरोज शाह तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के भाई मलिक रजब का पुत्र था। एफएसटी कौन था, फिरोज शाह तुगलक। लिखिएगा, फिरोज शाह तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के भाई मलिक रजब, यानी इसके पिताजी का क्या नाम है, मलिक रजब। मलिक रजब का पुत्र था। इसने 1351 से लेकर 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक 1388 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी को सुशोभित किया। दिल्ली सल्तनत की गद्दी को सुशोभित किया। उसके बाद लिखिएगा, इसी में आगे बढ़िएगा कि फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत के प्रमुख सुल्तानों में से एक माना जाता है। इसमें आगे लिखिएगा, इसकी माता का नाम नैला या नाइला, इसकी माता का नाम नैला या नाइला था, जो कि अबोहर के भट्टी राजपूत राय रनमल की पुत्री थी। इसकी मम्मी भी राजपूत राजा की कन्या थी, ठीक है, राजपूत राजा की नहीं, मतलब राजपूतनी थी, ठीक है। क्या लिखिएगा, नैला या नाइला। आगे लिखिएगा, अब इसमें आएगा कि इसकी मम्मी का पिता का नाम क्या था। तो इसकी मम्मी का पिता का नाम क्या था, राजा रनमल, राजा रनमल। आगे लिखिएगा, जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा में हुई उस समय फिरोज शाह तुगलक वहीं मौजूद था। शायद इसी वजह से फिरोज शाह तुगलक का राज्यारोहण ठट्टा में हुआ। ठट्टा कहाँ में, ठट्टा सिंध में है, ठीक है। लिखिए, जब फिरोज शाह तुगलक का राज्यारोहण हो रहा था उसी समय दिल्ली सल्तनत का वजीर ख्वाजा जहाँ का विद्रोह हुआ और उसने विद्रोह करके एक 6 वर्षीय बालक को दिल्ली के गद्दी पर बैठा दिया तथा उसे मोहम्मद बिन तुगलक का वंशज घोषित किया। किसने, ख्वाजा जहाँ ने।
अब जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई, अब फिरोज शाह तुगलक अभी उस तरीके से तैयार नहीं है। तो ख्वाजा जहां उस समय का महत्वपूर्ण वजीर है, तो वह अपने किसी 6 वर्षीय लड़के को, उसका अपना बेटा नहीं, उसने अपने निर्देशन में उसको बताया लोगों को कि यह मोहम्मद बिन तुगलक का रिश्तेदार है, इसलिए यदि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई है तो यह लड़का ही डिजर्व करता है कि उसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया जाए। लेकिन बाद में आगे चल करके ख्वाजा जहां ने, जो कि वजीर है उस दौरान का, वह आत्मसमर्पण कर देता है फिरोज शाह तुगलक के सामने। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है। आगे लिखिएगा, फिरोज शाह तुगलक जब गद्दी पर बैठे, फिरोज शाह तुगलक ने जब दिल्ली सल्तनत का सिंहासन संभाला, तब उसके समक्ष यानी तब उसके सम्मुख कई तरीके की समस्याएं थी, जिनमें मुख्यतः ऋणग्रस्त यानी ऋण से, आपको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत किसानों को लोन दे दिया था, तो लोन से कई सारे जो किसान थे वह क्या थे, त्राहिमाम मचा हुआ था। दूसरा लिखिएगा, साम्राज्य विघटन की समस्या, अंपायर का डिसइंटीग्रेशन भी हो रहा था, क्योंकि आपको पता है एमबीटी के समय साउथ इंडिया में विजयनगर और बहमनी बन जा रहा है। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे लिखिएगा खाली खजाना। अब चूंकि आपको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कर वृद्धि तो की थी, लेकिन बाद में जब अकाल पड़ा तो कई लोगों का माफ़ भी कर दिया, तो यहाँ पर जो उसका रिवेन्यू है वह धीरे धीरे कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ और ऐसा ही सिंहासन पे बैठा। तो चूँकि यह समस्या बन करके फिरोज शाह तुगलक के सामने आया। चौथे नंबर पे आप लिख सकते हैं, अभी आपने बात किया ना हमने कि ख्वाजा जहाँ जो है वह फिरोज शाह तुगलक को गद्दी पर नहीं बैठाना चाहता है, इसीलिए तो उसने 6 वर्षीय किसी अन्य बालक को बैठाया। इसका मतलब यह है कि उस दौर के जो वजीर हैं, वजीर न कह के यदि कहें उलेमा वर्ग या अमीर वर्ग, उसमें कहीं न कहीं असंतोष है। तभी तो फिरोज शाह तुगलक जबकि मौजूद है थट्टा में, उसके बावजूद ख्वाजा जहां वहां पर किसी अन्य 6 वर्षीय बालक को गद्दी पर बैठाने का प्रयत्न करता है ना। मिटाएं। अब इसमें हम लोग आगे बात करेंगे कि आखिर इन तमाम सारे चीज़ों से उसने मुक्ति कैसे ली। ठीक है, तो हम लोग किसी भी राजा के बारे में बात करते हैं तो चूंकि मोनार्कियल स्टेट की बात कर रहे हैं, तो बिना एक्सपेडिशन का, यानी कि वो कुछ न कुछ अभियान करेगा। मोनार्कियल स्टेट चल रहा है, राजतंत्रीय व्यवस्था चल रही है, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई राजा को लड़ाई नहीं करना पड़े, तो वो कहीं ना कहीं लड़ेगा। तो हम लोग फिरोज शाह तुगलक का मिलिट्री एक्सपेडिशन पढ़ेंगे, उसके अलावा उसके इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ और तमाम तरह के उन्होंने जो अप्रोचेज अपनाए हैं उसके बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें आप लिखिएगा, सल्तनत कालीन शासकों में फिरोज शाह तुगलक को मुख्यतः 2 बातों के लिए विशिष्ट स्थान प्राप्त है। पहला लिखिएगा, फिरोज शाह तुगलक वह पहला सुल्तान है जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांत को एक नई दिशा प्रदान करते हुए जनता के कल्याण का उद्देश्य शासक के समक्ष रखा। इसके पूर्व दिल्ली सल्तनत के शासकों ने राज्य की रक्षा और आंतरिक प्रशासन को ही अधिक महत्व दिया था। सुल्तान के इस उदार सोच के कारण मध्यकालीन शासकों में पहला कल्याणकारी शासक माना जाता है। ठीक है, तो इसने क्या दिया सिद्धांत, राजत्व संबंधी सिद्धांत को एक नया दिशा दिया, जनता के कल्याण को इसने प्रायोरिटी के तौर पे स्थापित किया। इसलिए मध्यकालीन भारत में जितने शासक हुए, खासकर दिल्ली सल्तनत में, उसमें फिरोज शाह तुगलक को एक कल्याणकारी राजा के तौर पे, सुल्तान के तौर पे, शासक के तौर पे माना जाता है। दूसरा लिखिएगा, कुछ इतिहासकारों ने इन्हें
पूर्व मुगल काल का महानतम शासक माना है। यानी कुछ हिस्टोरियंस का यह व्यू है, यह ओपिनियन है, यह मत है कि मुगल काल यानी मुगल पीरियड के शुरुआत होने से पहले जितने भी रूलर्स आए हैं उन रूलर्स में से फिरोज शाह तुगलक एक ग्रेट रूलर रहा है। ठीक, ऐसा कुछ हिस्टोरियंस का मानना है। आगे लिखिएगा, इसी में एक मुख्य पॉइंट यह भी है जिसके वजह से फिरोज शाह तुगलक को ज़्यादा महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त है दिल्ली सल्तनत के एक ग्रेट या इम्पॉर्टेंट शासक होने का। उसमें से यह है कि फिरोज शाह का जो शासन काल है वह विदेशी आक्रमणों से मुक्त है। यानी कि एफएसटी के समय में, एफएसटी का जो रेन रहा है, रेन मतलब उनका जो शासनकाल है, टेन्योर है, या आप टाइम पीरियड कह सकते हो, इसमें फॉरेन इन्वेजन जो है, फॉरेन इन्वेजन वह नहीं हुआ है। तो यह एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, यह एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप शुरू से देख रहे हो, दिल्ली सल्तनत का पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ रहे हो, देन आप सभी जगह देख रहे होंगे कि हर एक सुल्तान के काल में कोई न कोई आक्रमण कर रहा है, बाहर से कोई न कोई आक्रमण कर रहा है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक का जो काम है, जो पीरियड है, उसमें किसी ने भी आक्रमण नहीं किया है। अब यहाँ तक जो बेसिक बात हो गई, अब हम लोग लिखते हैं इकोनॉमिकल पॉलिसी ऑफ फिरोज शाह तुगलक। आप लोग हेडिंग दीजिए, इकोनॉमिकल पॉलिसी ऑफ फिरोज शाह तुगलक। उसमें से पहला पॉइंट लिखिएगा, सुल्तान ने सबसे पहले यानी फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले भू राजस्व पे ध्यान दिया, क्योंकि राज्य के आमदनी का मुख्य जो आधार था वह कहीं न कहीं रिवेन्यू था। तो लिखिए अगला पॉइंट, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लगान में जो वृद्धि की गई थी उसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा माफ़ कर दिया गया और उन्होंने सबसे पहले राज्य की आमदनी का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यौरा मतलब क्या, डिटेल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स तैयार किया और इसके लिए उसने एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जिसका नाम था ख्वाजा हुसाम उद्दीन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, फिरोज शाह तुगलक वाज अपॉइंटेड ख्वाजा हुसामुद्दीन फॉर मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। उस समस्या का मतलब उस पीरियड का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यौरा था उसको तैयार करने के लिए। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट लिखिएगा, जब अपॉइंट किया गया हुसामुद्दीन को तब उन्होंने रिपोर्ट तैयार करके जब पेश किया तो बताया कि लगान की आमदनी 6 करोड़ 85 लाख 6 करोड़ 85 लाख टंका है, एक साल की आमदनी। ठीक है, आगे लिखिएगा, लगान की राशि मोहम्मद बिन तुगलक के पूर्ववत, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक से पहले लगान की जो राशि थी वह 1/3 बनी रही, लेकिन फुतुहात ए फिरोज शाही के अनुसार लगान का जो दर है वह उपज का 5वां हिस्सा तय कर दिया गया। तो फुतुहात ए फिरोज शाह के द्वारा लिखा गया है, उस दौरान की किताब है। तो एमबीटी से पहले जो लगान लिया जा रहा था वह 1/3 था, लेकिन जब एफएसटी आया तो एफएसटी के दौरान जो किताब लिखी गई फुतुहात ए फिरोज शाही, उसमें यह मेंशन है कि यहाँ से लगान जो है वह 1/5 कर दिया गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। आगे लिखिएगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए सुल्तान ने सिंचाई यानी इरिगेशन से रिलेटेड सिस्टम्स को प्रमोट किया, साथ ही साथ उसका डेवलपमेंट किया।
उन्होंने दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्र में, स्पेशली दिल्ली एवं हरियाणा के इलाकों में नहरों का निर्माण करवाया, जिससे लगभग 160 कितना 160 स्क्वायर किलोमीटर 160 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए पानी उपलब्ध किया गया। इसी में आगे लिखिएगा, सुल्तान द्वारा खुदवाए गए नहरों में राजबाहा और उलुग गाने प्रमुख थे। ये लगता है इसने गलत लिखा है, नहीं ठीक है। नहरों को पानी की सिंचाई के लिए जो किसान इस्तेमाल में लाते थे उसे कर देना पड़ता था। अब चूंकि नहर बनाया गया तो नहर तो आप ऐसे ही तो प्रयोग करोगे नहीं, तो नहर के लिए आपको स्टेट मतलब उस समय का राज्य दिल्ली सल्तनत है और इसका रूलर जो है फिरोज शाह तुगलक है। आप यहाँ पर मान लीजिए किसान हैं और आपका यहाँ खेत है, तो इन नहर से यहाँ पानी लाने के लिए आपको यहाँ पर टैक्स पे करना होगा और यह जो टैक्स लगता था वह 1/10 लगता था। ठीक, बहुत कम टैक्स है। यह मोहम्मद बिन तुगलक के दौरान में शायद इतना ही था। ठीक है, कृषि पर जो लगने वाला कर था। आप बताइएगा एग्रीकल्चर पे इरिगेशन पे जो कर लगता था, टैक्स लगता था, उसे क्या कहते थे। आगे लिखिएगा, सुल्तान ने राज्य की आमदनी को बढ़ाने के लिए लगभग 1200 फलों के बाग लगवाए, जिनमें उत्पादित फलों को बेचकर 1,80,000 टंका प्रति वर्ष अतिरिक्त आमदनी होती थी। यह दिल्ली में लगवाया गया 1200 पेड़ एक साथ, एक बाग बनवाया फिरोज शाह तुगलक में, जिसने 1200 ट्रीज एक साथ लगवाए। ठीक है, और यहाँ से जो है 1,85,000 टंका, इतना ही ना, 1,80,000, इसे 80 कर लीजिएगा। ठीक है, 1,80,000 टंका जो है प्रति वर्ष यहाँ से आमदनी होता था। किसको? फिरोज शाह तुगलक को। यह कहाँ लगवाया गया था? दिल्ली में। ठीक है, आगे लिखिएगा, सुल्तान ने सरकारी कारखानों में उत्पादन पर विशेष तौर से ध्यान दिया। जो सरकारी कारखाने थे वहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा था उस पर स्पेशल फोकस किया है फिरोज शाह तुगलक ने। उसमें लिखिएगा, सुल्तान ने सभी गैर इस्लामिक करों को माफ़ कर दिया। यानी कि जो गैर इस्लामिक कर थे, गैर इस्लामिक टैक्स जो थे, उसको फिरोज शाह तुगलक ने माफ़ कर दिया। लेकिन इस्लामी शरीयत के अनुसार जो कर थे मुख्यतः उन टैक्स को लिया जा रहा था। जैसे जजिया भी था ना, जजिया था, ज़कात था, उसके अलावा भी 2 कर होने चाहिए, खिराज और खुम्स। खिराज या खराज भी कहीं कहीं, और खुम्स। खुम्स युद्ध में लूटा गया माल था, ये आपको पता ही है। जजिया पता है, ज़कात पता है, खिराज पता है। नहीं पता है तो लिख लीजिएगा। खिराज जो है वह जो है लैंड टैक्स है, ज़मीन पे, भूमि पे लगने वाला टैक्स है। ज़कात आपको पता ही है, ज़कात गैर मुसलमानों से, ज़कात जो है वह तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, है ना, ये मैंडेटरी नहीं है। तो यह दान संबंधी टैक्स है। जजिया आपको पता है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनसे लिया जा रहा था उस टाइम में। और खुम्स जब कहीं पर युद्ध होता था तो उसमें जो भी माल लूटा जाता था सेना के द्वारा, जहाँ का पक्ष जीतती थी उसमें से ही यहाँ पर उसको जो पार्ट होता था उसी को हम लोग खुम्स कहते थे। तो उसमें से भी टैक्स के तौर पे स्टेट को देना पड़ता था। आगे लिखिएगा, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था
जिन्होंने पुरोहितों पर, ठीक है, पुरोहितों पर जजिया कर को आरोपित किया। अब आपको पता है जजिया जो टैक्स था उसमें पुरोहित, बच्चे, महिला और जो अपंग, विकलांग जो लोग होते थे उनसे नहीं लिया जाता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने पुरोहितों से भी, ठीक है, पंडितों से भी टैक्स लेना जो है प्रारंभ किया। कहा कि नहीं आपको टैक्स देना पड़ेगा। कौन सा टैक्स? तो जजिया वाला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसमें यदि और कुछ है तो आप लिख सकते हो। लिखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने जनता के कष्ट को दूर करने के लिए तकावी ऋण को, तकावी ऋण वही है इरिगेशन वाला ऋण जो है लोन दिया था फिरोज शाह तुगलक ने, एमबीटी ने, उसको माफ़ कर दिया इसने। ठीक है, बाकी इसमें तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। नहर वाला आपने लिखवा लिया। उसने एक नहर जो लिखिएगा यमुना नदी से और एक सतलज नदी से, दो नहर बनवाया था। यमुना नदी से हिसार तक जो नदी थी वह सबसे बड़ी थी नहर थी, और इस नहर का लंबाई जो था 150 मील था। दो नहर है, यमुना से एक निकलता है और एक हिसार से, है ना। तो लिखिएगा, पहला यमुना नदी से हिसार तक जो नहर थी, यमुना से लेकर हिसार, हिसार हरियाणा में है, यह 150 मील इसका लंबाई है, 150 माइल अंग्रेजी में कहेंगे। और लिखिएगा यह सबसे जो लॉन्गेस्ट नहर है उस दौरान का। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे लिखिएगा सतलज नदी से घग्घर तक। कहाँ? सतलज से घग्घर, यह 96 किलोमीटर है, 96 या 90, 96, ठीक है, 96 माइल, किलोमीटर नहीं, हिंदी में मील लिख सकते हैं आप। आगे लिखिएगा तीसरा पॉइंट, मांडवी और सिरमौर की पहाड़ियों से हांसी तक। तीसरा जो नहर है मांडवी से लेकर के हांसी तक। चौथा मांडवी में ही लिखिएगा, सिरमौर की पहाड़ियों, मांडवी में ही। ठीक है, घग्घर से फिरोजाबाद और यमुना से फिरोजाबाद। चौथा लिखिएगा घग्घर से फिरोजाबाद और पांचवा लिखिएगा यमुना से फिरोजाबाद। ठीक है, लिखिएगा इन नहरों के निर्माण से सिंचाई भूमि का विस्तार हुआ। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है। फल वाला आपने लिख लिया, 1200 फलों के बाग लगाए। इसमें आगे लिखिएगा फिरोज ने अपने एक दास एवं आरिजे मुमालिक, आरिजे मुमालिक पता है, सेना का जो हेड होता था, बलबन ने शायद इसका पद का क्रिएशन किया था। लिखिएगा अपने दौर का आरिजे मुमालिक बशीर सुल्तानी के 13 करोड़ रुपए हड़प लिए थे। अब देखो उस समय का ये आरोप लगाया जा रहा फिरोज शाह तुगलक के ऊपर, या फिर यूँ कहो, चूँकि यह बुक में मेंशन है तो हमें पढ़ना चाहिए कि अपने आरिजे ममालिक से, यानी उस समय का जो सेना का हेड है उसका, उससे 13 करोड़ रुपया इसने ले लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो इसमें कुछ और देख लेते हैं, यदि वो पॉइंट छूटता है तो ठीक है, नहीं तो आगे इसी में बढ़ते हैं हम लोग। आगे लिखिएगा मिलिट्री एक्सपेडिशन के बारे में। ठीक है, मिलिट्री एक्सपेडिशन, हाँ, इसमें लिखिएगा फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। सुल्तान द्वारा किए गए कोई भी सैनिक अभियान साम्राज्य के विस्तार के लिए नहीं था, बल्कि साम्राज्य के बचाव के लिए था। अब फिरोज शाह तुगलक के पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने अच्छा खासा साम्राज्य विस्तार कर दिया था, तो इसने जितना भी अभियान किया है वह अपने साम्राज्य का विस्तार के लिए नहीं किया, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए किया है। उसमें से पहला लिखिएगा बंगाल का सैन्य अभियान। पहला लिखिएगा, इसे मिटाएं,
पहला लिखिएगा बंगाल का सैन्य अभियान, बंगाल एक्सपेडिशन। या मिलिट्री एक्सपेडिशन ऑफ बंगाल जैसे आप लिखो। यहाँ पर 2 बार एक्सपेडिशन किया इसने, एक तो 1354 में और एक 1359 में, 1354 में और 1359 में। पहला में लिखिएगा 1354 में जब आक्रमण किया गया तो वहाँ का जो शासक है उसका नाम है हाजी इलियास, हाजी इलियास। यह जो है शमसुद्दीन के नाम से, शम्स-उद-दीन के नाम से यह फेमस है वहाँ पर। ठीक है, इसमें लिखिएगा इन्होंने अपनी राजधानी, किसने, हाजी इलियास ने अपनी राजधानी लखनौती कर दी। ठीक है, लखनौती से पंडुआ परिवर्तित कर दिया। लखनौती पश्चिम बंगाल का एक जगह है, अभी भी है, उसको लक्ष्मणवती भी कहा जाता था। लिखिएगा फिरोज शाह तुगलक के आगमन से भयभीत होकर, यानी फिरोज शाह तुगलक के आगमन के डर से भयभीत होकर हाजी इलियास पांडुआ छोड़कर इकदला के दुर्ग में चला गया। ठीक है, जब इसे पता चला कि यहाँ से निकल रहे हैं फिरोज शाह तुगलक दिल्ली से आक्रमण के लिए, तो वहाँ से डर से निकल गया वो इकदला। इकदला भी बंगाल का ही जगह है। ठीक है, इसी में लिखिएगा दिल्ली की सेना ने उस किले को घेरा लेकिन उस पर कब्जा नहीं हो सका। अब चूँकि वो निकल गया तो क्या आक्रमण नहीं होता, आक्रमण तो होता ही, आक्रमण किया लेकिन उस पर कब्जा नहीं हो सका। इसीलिए जो इसने शम्स सिराज अफीफ, फुतुहाते फिरोज शाही का जो लेखक है, उसने कहा कि इसका कारण बताते हुए शम्स सिराज अफीफ ने लिखा है कि किले की अंदर की महिलाओं के रोने की आवाज़ से फिरोज शाह तुगलक ने अपनी सेना को आदेश दिया वापस लौट जाने का। ठीक है, सुल्तान ने इकदला का नाम बदलकर आज़ादपुर कर दिया तथा पंडुआ का नाम बदलकर फिरोजाबाद कर दिया। आप समझ में आया फिरोजाबाद कहाँ में है और कैसे बना। इसी में दूसरा लिखिएगा, दूसरा जो आक्रमण हुआ 1359 में, इस समय यहाँ पर जो शासक है वह सिकंदर शाह है, सिकंदर शाह। दूसरा अभियान भी जो है फिरोज शाह तुगलक का, किले पर कब्जा नहीं हो सका और यूं ही उसको वापस लौटना पड़ा। लेकिन जब आक्रमण किया बंगाल पर, जब यह अटैक करने गया फिरोज शाह तुगलक, तो 2 महत्वपूर्ण काम हुआ। पहला यह हुआ कि जब लौट रहा था तो अपना चचेरा भाई था इसका जूना खां, उसी की याद में एक नगर बसाया, एक शहर जौनपुर। और उसके बाद लिखिएगा अपने पुत्र फतेह खां को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। फतेह खां भी कहीं कहीं मिलता है। ठीक है, अब लिखिएगा कि दूसरे बंगाल अभियान के दौरान 1360 ईस्वी में जाजनगर भी वो एक बार गया, जाजनगर उड़ीसा में, जाजनगर पर भी आक्रमण किया। यह योजना तब बनाई, यानी कि जब बंगाल से लौटकर जौनपुर में वह ठहरा और जौनपुर नामक शहर बनाया, तभी वहाँ पर यह प्लान तैयार किया कि अब हमें जो है एक मंदिर है जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, वहाँ पर हमें अटैक करना है। लेकिन इसके बारे में कोई क्लियर जो है अभी तक सोर्स नहीं मिल पाया है कि जगन्नाथपुरी पे अटैक किया, लेकिन यह बात तो तय है कि इसने जाजनगर उड़ीसा पे अटैक किया। अब एक बात है कि उस दौरान जो है मूल रिसोर्स जो है कहीं ना कहीं टेम्पल में एग्जिस्ट कर रहे थे किसी न किसी रूप में। तो टेम्पल पे यदि अटैक करता है तो कोई बहुत भारी बात नहीं है, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से कोई कहीं भी अटैक कर सकता है। ठीक है, आगे लिखिएगा 1360 में जाजनगर उड़ीसा पे आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक जो है वीर भानुदेव तृतीय था। ठीक है, वीर भानुदेव तृतीय था। वह जो है जैसे ही पता चला उसे, वह भागकर तेलंगाना चल गया। तब जाकर के पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है उसको लूटा भी, और कुछ मूर्तियों को इसने उठाकर वहाँ से समंदर में फेंक दिया, तो कुछ को दिल्ली भी भेजवा दिया। ठीक है, तो चूंकि बाहर यहाँ से तेलंगाना चल गया वो यहाँ का शासक वीर भानुदेव तृतीय, तो युद्ध तो हुआ नहीं, तो बिना युद्ध का फिर से इसको वापस लौटना पड़ा। लेकिन आगे चल करके जो है उसने आत्मसमर्पण कर दिया। तीसरा लिखिएगा 1361,
यह जो है नागरकोट का एक्सपेडिशन है, नागरकोट पे आक्रमण किया, यह हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। नागरकोट हिमाचल प्रदेश में, सॉरी आप देख लेना एक बार। नागरकोट 1361 ईस्वी में नागरकोट पे आक्रमण किया और उसके बाद वहाँ पर एक ज्वालामुखी मंदिर था, उसको नष्ट करके और वहाँ से जो भी रिसोर्स था कब्जा करके वापस लौट गया। ठीक है, इसी में फरिश्ता नामक जो हिस्टोरियन है इस दौरान का, कॉन्टेम्प्ररी हिस्टोरियन है, वह कहता है कि सुल्तान ने यानी फिरोज शाह तुगलक ने मूर्तियों को तोड़ डाला और गाय के मांस के टुकड़े तथा मूर्तियों को ब्राह्मणों के गले में बांधकर नगर में घुमाया तथा मूर्ति पूजा के विरुद्ध भाषण दिए और मुख्य मूर्ति को विजय चिन्ह के रूप में मदीना भेज दिया गया। अब ये आप सोर्स ढूंढोगे तो यह एक अरिहंत के बुक में भी मेंशन है और यह आपको शायद झा एंड श्रीमाली में मिल जाना चाहिए। ठीक है, यह बातें आप लिख लीजिएगा, आगे लिखिएगा। इसी में जब नागरकोट हिमाचल प्रदेश का हो गया, कुछ विद्वानों का मानना है कि इस अभियान के दौरान वहाँ से धन, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे उसी में उन्होंने यह भी कहा कि संस्कृत में जो लिखी गई बहुत सारी किताबें थीं उसका फारसी में अनुवाद करवाया। ठीक है, और अजीजुद्दीन खालिद नामक व्यक्ति ने दलायन फिरोज शाही के नाम से एक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसी में आगे लिखिएगा नागरकोट का, तो नागरकोट वाला में तो 300 किताब का देख लिया। अब जो मेन एक्सपेडिशन है लास्ट वाला, उसको लिखिएगा सिंध का अभियान, थट्टा का, जहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक मारा गया था। थट्टा का अभियान। तेरह सौ 65 से 67। इसमें लिखिएगा सुल्तान द्वारा किया जाने वाला यह अंतिम अभियान है। यहाँ के शासकों को जामा कहा जाता था और जामा अलाउद्दीन तथा सद्रुद्दीन बान्हबीना दोनों जो है संयुक्त रूप से यानी कि ज्वाइंटली ये दोनों शासन कर रहे थे। कहाँ पर? सिंध पर। कौन कौन है? जाम बावनिया। ठीक है, लिख लिया आप। सुल्तान ने यानी फिरोज शाह तुगलक ने एक विशाल सेना के साथ सिंध पहुंचा और वहां के जाम से वीरतापूर्वक आक्रमण का सामना किया, यानी कि लड़ाई हुआ। ऐसे नहीं कि इससे पहले तेलंगाना में वीर भानुदेव भाग कर चले गए, बंगाल में लड़ाई नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पर लड़ाई हुआ। कुछ दिनों तक लड़ाई चला, लेकिन बाद में महामारी फैल गई। महामारी फैलने से जो है इनकी सेना को जो है वापस लौटना पड़ा। ठीक है, गुजरात आना पड़ा। तो जब भागते भागते आ रहे थे तो सैनिकों को पीछा करेंगे ही। अब सिंध में आक्रमण किए हैं और यहाँ महामारी फैल गई तो सिंध के सैनिकों ने इनका पीछा किया। तो इसी वजह से उस समय एक कहावत भी प्रसिद्ध हो गई कि देखो शैख प्रथा का कमाल, एक तुगलक मर गया और दूसरे को जरा संभाल। ठीक, यानी कि थट्टा में ही किसकी मौत हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक को भी मारा गया था। और यही थट्टा सिंध में अभियान फिरोज शाह तुगलक भी करने गया है। तो उसकी सेना में महामारी फैल गई और सिंध के सैनिकों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, तो गुजरात तक आना पड़ा। इसीलिए यहाँ पर जो है कहावत फेमस हुआ, कहावत कहा गया सिंध के लोगों के द्वारा। ठीक है, सुल्तान अपनी शक्ति को मजबूत कर कुछ दिनों के बाद पुनः हमला किया और इस बार जो है सुल्तान को सफलता मिली और जाम के साथ एक जो है एग्रीमेंट हो गया, एक संधि हो गया, एक अलायंस हो गया। देन सुल्तान आ गया और उसके बाद जो है 2 टंका वार्षिक पेंशन, ठीक है, कितना? 2 टंका वार्षिक पेंशन से वहाँ पर जो है कह दिया कि ठीक है अब आप 2 टका जो है वार्षिक पेंशन हमें देंगे। तो वहाँ का स्टेट जो है वहीं को लोगों को दे दिया। थट्टा अभियान के वापसी के बाद फिरोज शाह तुगलक ने भविष्य में कोई और सैनिक अभियान नहीं करने का निर्णय लिया। अब थट्टा अभियान में चूंकि इसको पानी पिला दिया था वहाँ के लोगों ने, तो उसके बाद इसने तय किया कि अब कोई जो है हम लोग आक्रमण नहीं करेंगे।
ठीक, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर चूँकि हम लोग इसमें अलग अलग करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें एक दो पॉइंट और लिख लीजिए। उत्तर भारत के केवल दो क्षेत्र नागरकोट और मेवाड़ में अकबर का शासन स्थापित नहीं हुआ था, जहांगीर ने इस पर शासन स्थापित किया। आगे चल करके चूँकि यही दिल्ली सल्तनत का क्रम आगे बढ़ते चले जाएगा, फिर मुग़ल पीरियड आएगा तो उसमें भी ये सारी चीज़ें वहाँ से चल करके आएगी। ठीक, तो इसमें और कुछ है नहीं, लिखिएगा जौनपुर शहर का स्थापना MBT जौना खां के नाम पे हुआ, चचेरा भाई था इसका। और दिव्य परीक्षण गुप्त काल में होता था, तो मेरे ख्याल से पॉइंट जो है एंशिएंट इंडिया का यहाँ पर लिखा गया है, तो इसको यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहते हैं। वीडियो चूँकि लंबा हो गया है, 40 मिनट का वीडियो हो गया है, तो हम लोग अगले वीडियो में फिरोज शाह तुगलक से ही रिलेटेड जो इसका इकोनॉमिकल पॉलिसी तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसका जो वेलफेयर का कुछ काम है उसके अलावा कुछ और भी अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का इसने निर्माण करवाया था, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने तमाम सारे आपसे जो जुड़े हुए दोस्त हैं जो UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी हमारे चैनल के साथ जोड़ने का कष्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।